हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल एट होम। जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो सभी ने प्रैक्टिस किया होगा और आप अश्योर्ड होंगे कि इस चीज़ को जो हमने पढ़ा है वो कितने बेटर तरीके से हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो चलो बच्चों, इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मेट जीएक्स पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम आगे के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलो बच्चों, हम आगे चलते हैं। तो ये था ट्रेस का मीनिंग, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं। मल्टीप्लाई के केस में भी वही होगा। मल्टीप्लिकेशन अभी आपको बताया नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ट्रेस उसके बाद ही बता देंगे कि ट्रेस प्रोडक्ट ऑफ ए बी और बी ए किस तरीके। और स्पेशली बात ध्यान रखना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही एप्लीकेबल है, हर मैट्रिक्स पे एप्लीकेबल नहीं है। सम तो किसी भी मैट्रिक्स का हो सकता है और कैसे होगा उस पर भी रेस्ट्रिक्शन है, बट एक्चुअली में जब हम ट्रेस की बात करते हैं तो ट्रेस और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका ऑर्डर सिमेट्रिक हो, जिसका ऑर्डर सेम हो, यानी कि अगर नंबर ऑफ रोज 4 है तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी 4 ही होंगे। क्या ये फंडामेंटल क्लियर है? चलो आगे। अब आता है टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहले अगर बात करूँ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप की होती है। वो सारी मैट्रिक्स जिसमें एक या तो लोअर ट्राइंगल दिया हो 0 0 या अपर ट्राइंगल दिया हुआ हो 0 0। बोला उल्टा जाता है, जिसमें लोअर ट्राइंगल 0 होता है उसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसमें अपर ट्राइंगल 0 होता है उसे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देख लो सामने तुम्हारा एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल ये देखो, इसका जो ट्राइंगल है अपर ट्राइंगल वो 0 है और नाम क्या दिया जा रहा है? लोअर ट्राइंगल। और इसका लोअर ट्राइंगल 0 है और इसका नाम दिया जा रहा है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। रीजन क्या है? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, इसलिए इसे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोला गया। और इसके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स वो है नॉन जीरो, इसलिए इसको लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोला जा रहा है। ये बात ध्यान रखना। चलो, तो इसमें सारे वो ए आई जे एलिमेंट 0 होंगे जिसमें आई जे से छोटा होगा। सर इसका मीनिंग क्या है? सिंपल सा लॉजिक है बेटा, इस एलिमेंट की पोजीशन बताओ। सर ये तो A12 एलिमेंट है, क्या 1 2 से छोटा नहीं है? 1 ही तो मेरा आई है, 2 ही तो मेरा जे है, तो क्या आई जे से छोटा नहीं है? वाओ सर, समझ में आ गया सर। तो अब ये सर, इसका मतलब अब ये भी इसलिए ये इसका भी यही एल्गोरिदम इसलिए बना रखा है क्योंकि ये 1 3 एलिमेंट है और 1 3 से छोटा है, इसलिए ए आई जे इज 0 व्हेन आई इज लेस देन जे। क्या ये फंडामेंटल सभी को क्लियर हो गया? इसी तरीके से इसके लिए भी बोला जा सकता है कि ए आई जे विल बी 0, ए आई जे विल बी 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। कहने का मतलब सर ये हुआ कि ये A21 एलिमेंट हो गया और A21 एलिमेंट यानी कि ए आई जे एलिमेंट में आई जे से बड़ा होते ही वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी सर, क्योंकि उसका लोअर ट्राइंगल 0 होगा। क्या ये फंडामेंटल सभी को क्लियर है? चलो आ जाओ। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसके बचे हुए एलिमेंट्स 0 हो जाए, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल्स के एलिमेंट नॉन जीरो हो। तो ए आई जे विल बी इक्वल टू 0, ए आई जे विल बी इक्वल टू 0, आई और जे बराबर नहीं होना चाहिए। सर इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ बेटा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी अगर इसका ये एलिमेंट A11 A22 A33, मैं 3x3 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ ना, बाकी तो 0 हो जाए, बट ये जो एलिमेंट है वो 0 नहीं होने चाहिए। तभी तो उसने लिखा है कि 1 2 के बराबर नहीं होगा तो वो एलिमेंट 0 हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं यही बात? 1 2 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ एलिमेंट 0 को शो किया है एल्गोरिदम के थ्रू। तो हम ये कह सकते हैं ए आई जे विल बी इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, नंबर ऑफ रो पोजीशन ऑफ कॉलम के बराबर ना हो तो। क्या ये फंडामेंटल की? अब डायगोनल मैट्रिक्स दो टाइप की होती है, एक स्केलर मैट्रिक्स और एक आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। एक ही बात है, आइडेंटिटी बोलो चाहे यूनिट मैट्रिक्स बोलो, द बोथ आर सेम। अब वो के स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? इसके अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं जरूरी नहीं है कि वो बराबर हो। अगर वो सारे बराबर हो जाए, अगर वो सारे, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, ए आई जे तो 0 होना चाहिए। इफ आई इज इक्वल टू जे, if I is equal to j then aij सेम होने चाहिए। ऑल aij हैज टू बी सेम, एक कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आएगी नहीं यही बात? तो वो हमारा क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये आइडेंटिटी क्या होगा?
जब उस स्केलर की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब इस तरीके से 1 0 0 1 ये 2x2 की आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को क्लियर है? चलो आगे देखो बच्चों। अब वो कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। क्या होगा इसका फंडामेंटल डिराइव करके बताता हूँ मैं कि जैसे लेट अस सपोज मेरे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, तो मैं ये नंबर ऑफ रोज मान लेता हूँ n है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी n है, तो n बाई n की मैट्रिक्स है हमारे पास में। समझ में आ गया होगा, फंडामेंटली सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल हो जाएगा। अब एक छोटी सी चीज़ बताना बच्चों, प्रीवियस स्लाइड से बता देना मेरे को। अगर कोई एक मैट्रिक्स 2x2 की स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे वो 2x2 की हो चाहे 3x3 की हो, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल कितने होंगे? जितना उसका ऑर्डर है। अगर ऑर्डर मेरा 2x2 का है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल 2 होंगे। अगर मेरा 3x3 का ऑर्डर है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 3। चलो उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो ये n बाई n का मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले बताओ टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? टोटल एलिमेंट्स सर हमारे पास में, टोटल एलिमेंट्स हमारे पास में सर n इंटू एन यानी कि n स्क्वायर हो गया सर। बहुत बढ़िया बच्चों, अगर इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास में n स्क्वायर हो गए तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे n, जैसा अभी बताया था आपको इंडक्शन से। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बोलूं, अब वो कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट होती है, मतलब जीरो नल मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, अगर उसने तो ये तो बोला ही नहीं मनीना कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो ये अब वो पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, तो इसका मतलब अगर ये नॉन जीरो है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर है और डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं? n। तो यहाँ हो जाएगा ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर माइनस n नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है एक डायगोनल मैट्रिक्स में, क्योंकि बाकी सब तो जीरो ही हो जाएंगे ना। समझ में आई कि नहीं आई बात? इज इट क्लियर? क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? अगर ये सभी बच्चों को समझ में आ गई तो देखो, अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स होती, अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स होती, ये 0 0 होते हैं, तो ये अब एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई है। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस विल बी देयर? सबसे पहले सर इसका ऑर्डर देख लेते हैं, वो है 3x3 यानी कि 9 एलिमेंट्स होंगे टोटल। अब प्रिंसिपल डायगोनल में हमारे पास सर 3 एलिमेंट है, तो 9 माइनस 3 कितना हो गया? 9 माइनस 3 हो गया हमारे पास में 6। आप इसमें भी अगर पुट कर दे तो 3 का स्क्वायर माइनस 3, आंसर वही 6 ही आ रहा होता। फिर सर ऊपर वाले का क्या मीनिंग है? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इंडिकेट कर देता हूँ। ये है हमारे पास में ए बी सी 0 0 0 डी ई एफ, ये मैंने बनाई है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। समझ रहे हो? ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। इस अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस में अगर बात कर रहा हूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 9। यस और नो? और प्रिंसिपल डायगोनल क्या एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं हटा दूँ एक बार के लिए तो वो हो गया 9 माइनस 3, वो कितना आ गया 6। अब मुझे टोटल 6 एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट के अलावा टोटल 6 एलिमेंट बच गए। अब 6 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो उसे, तो वो लोअर ट्राइंगल हो या अपर ट्राइंगल हो, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंडिकेट करेगा, मतलब 3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, तो उसमें से n स्क्वायर माइनस n, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए डायगोनल एलिमेंट के अलावा। अब अगर मेरे को चाहिए लोअर ट्राइंगल या अपर ट्राइंगल के मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, तो मैं क्या कर दूंगा? 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये 2 से डिवाइड कर दिया और फॉर्मूला बन गया n इंटू एन माइनस 1/2। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? अगर ये बात सभी बच्चों को समझ में आती है तो हम आगे चलते हैं बच्चों। वो कह रहा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है?
पहले बात तो उनका ऑर्डर सेम हो, दूसरा उसमें अप्लाई करने वाले एलिमेंट सेम हो। कहने का मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स एक्स वाई पी क्यू ए बी सी डी के बराबर तभी कहलाएगी, यानी कि दो मैट्रिक्स ए और बी, इसको मैट्रिक्स कैपिटल ए इसको मैट्रिक्स कैपिटल बी मान लेते हैं, ये बराबर तभी होंगी जब इसमें ए आई जे इसके बी आई जे के बराबर हो फॉर ऑल आई जे 1 to n। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये 2/2 की हो या 3/3 ही हो, ये 3/2 भी हो सकता है, तो दूसरी को भी 3/2 होना पड़ेगा। अगर एक मैट्रिक्स मैंने ले ली ए 3/2 ऑर्डर की, तो वो तभी दूसरी मैट्रिक्स के बराबर होगी जब वो दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/2 हो। दूसरा, उनके एलिमेंट्स भी बराबर हो फॉर रेस्पेक्टिव पोजिशंस। तो मैं यहाँ ज़रूरी नहीं है कि ये लिखूँ कि ये एम ही हो, ये एन भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया डायरेक्टली एक्स ए के बराबर होना चाहिए, वाई बी के बराबर होना चाहिए, पी सी के बराबर होना चाहिए, क्यू डी के बराबर होना चाहिए। क्या ये फंडामेंटल सभी को क्लियर हुआ? अगर ये फंडामेंटल सभी बच्चों को क्लियर हो जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं। एडिशन, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है? मैंने पहले ही बताया था, ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? हम उन्हें बोलेंगे कि दोज मैट्रिक्स कैन बी एडेड। अब वो कहता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव, यानी कि ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होगा। ये एसोसिएटिव भी है, मतलब दो मैट्रिक्स का एडिशन तीसरी मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो पहली को हटा के दो दो को ऐड करके फिर तीसरी से ऐड करें तो बराबर होना चाहिए। वो कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स, अगर कोई दो मैट्रिक्स को ऐड करने पे नल मैट्रिक्स आ जाए तो दूसरी मैट्रिक्स पहले वाली की क्या कहलाएगी? एडिटिव इनवर्स कहलाएगी। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी में ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो कि ए मैट्रिक्स मेरे पास में बच्चों हैं 1 2 5 0 3 6, ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, और बी मैट्रिक्स है मेरे पास में 1 and 2। क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ? नो, एडिशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। ए प्लस बी इज इनवैलिड। क्या ये बात समझ में आई? सिंस ऑर्डर इज नॉट सेम। क्या ये बात समझ में आई? ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स है एक स्टैक के अंदर, एक अरे के अंदर। अब उसमें एक अरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का अरेंजमेंट अलग है और दूसरे का अलग है, तो मैं उन दोनों को कैसे ऐड कर पाऊंगा? मान लो एक अरे के अंदर रखे हुए हैं अमाउंट्स ऑफ फ्रूट्स 5 kg 2 kg 3 kg 4 kg 6 kg एंड ऑल, और दूसरे में लिखे हुए हैं उनके रुपीज़, या मान लो और किसी बकेट से या बास्केट से खरीद के लेके आया वो, और उसमें लिखे हुए हैं ओनली 3 kg 4 kg, और मैं कह दूँ कि इन दोनों को ऐड कर लूँ, तो फिर उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या होगा जो उससे ज़्यादा हैं, तो इसलिए उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो आ जाओ बच्चों, फिर कौन सी दो मैट्रिक्स ऐड होगी? तो उसका एग्जाम्पल भी देख लो बच्चों। उसका एग्जाम्पल क्या है? अगर मैं ए इज इक्वल टू लिखता हूँ, ए क्या लिख सकता हूँ मैं? ये लिख लेता हूँ 1 2 4 0 3 -1 और 2 0 6, ये हमारी मैट्रिक्स होगी स्क्वायर। मान लो कि ये 3/3 की मैट्रिक्स है, तो दूसरी भी मैं 3/3 की लेनी पड़ेगी मुझे। अगर मैं 3/2 की ले लूँगा तो वो ऐड नहीं होगी। अगर ऐड नहीं होगी तो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ। एक काम करते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं लेते हैं, ये लो 1 -1 2 2 3 4 0 6 8, ये मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो अभी जब मैंने तुम्हें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बताया था, दो मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका समझाया था, स्क्वायर मैट्रिक्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है, किसी भी मैट्रिक्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है, उसका एक फर्स्ट एलिमेंट 1 1 एलिमेंट उसके 1 1 एलिमेंट से ऐड होगा, इसका ए 1 2 एलिमेंट उसके 1 2 एलिमेंट से ऐड होगा। ए आई जे विल गेट ऐड विद बी आई जे फॉर आई लेस देन समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
अगर मैंने 1 रखा तो जे भी 1 ही रखना पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्लियर है ये चीज़? अगर मैंने आई को 2 रखा तो जे को मेरे को 1 रखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग ही ऐड होगा। क्लियर है चीज़? समझ जाओगे। जैसे मैं ये मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए प्लस बी विल बी वॉट? ए प्लस बी विल बी 1 प्लस 1 2 प्लस माइनस 1 ये आ जाएगा 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 0 प्लस 2 ये हो जाएगा 3 प्लस 3 ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 4 ये हो जाएगा 2 प्लस 0 ये हो जाएगा 0 प्लस 6 ये हो जाएगा 6 प्लस 8। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? अब हम इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकलेगा बच्चों? कंक्लूजन देखो फटाफट। 1 प्लस 1 हो गया 2 2 प्लस माइनस 1 हो गया 1 4 2 6 ये हो गया 2 6 3 ये हो जाएगा 2 6 14। अब क्योंकि जब ये प्रैक्टिस में आ गया है तो आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते थे। 1 प्लस 1 2 2 माइनस 1 1 4 प्लस 2 6 0 प्लस 2 2 3 प्लस 3 6 माइनस 1 प्लस 4 3 2 प्लस 0 0 2 0 प्लस 6 6 और 6 प्लस 8 14। इस तरीके से मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है। सर अगर मान लो ऑर्डर स्क्वायर ना हो, कुछ इस तरीके से हो जाए तो जैसे मान लो 2 1 3 2 4 0 और इसका भी ऑर्डर कुछ इस तरीके से हो हमारे पास में 1 माइनस 3 1 माइनस 3 0 4 एंड 5 2 ये मान लो दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है। ये है 3/2 की और ये भी है 3/2 की, तभी ऐड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 3 1 माइनस 3 माइनस 2 3 प्लस 0 3 2 प्लस 4 6 4 प्लस 5 9 0 प्लस 2 2। तो इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा इन एडिशन। आई होप ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब वो क्या कह रहा है आगे कि ये मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव भी होता है और कम्यूटेटिव भी होता है। तो हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चों। इसका एग्जांपल लेंगे तो क्या आ जाएगा वो देखो। मान लो मैं बहुत छोटी मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 3 4 0। इसको ऐड करना है हमें मैट्रिक्स -1 0 0 1 और इसे ऐड करना है फाइनली हमें -1 3 2 0। अगर इन तीन मैट्रिक्स को ऐड करना है तो तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, या तो तीनों स्क्वायर हो या जो भी ऑर्डर आप ले रहे हो 1/3 1/2 सॉरी 1/3 1/2 2/2। अगर 2/2 ले लिया तो 2/2, 1/3 ले लिया तो सारी 1/3 होनी चाहिए फिर। अब वो कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं पहले तो कर लो ऐड। ये हो गई ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी, और हमें करना है ये वेरीफाई। अगर मुझे ये वेरीफाई करना है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 2 प्लस -1 यानी कि -1 3 प्लस 0 यानी कि वैसे तो तीनों एक साथ भी ऐड की जा सकती है, बट तुम्हें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बतानी तो देख लो। 3 प्लस 0 3 हो गया हमारे पास, 4 प्लस 0 4 0 प्लस 1 1। तो ये हमारे पास में मैट्रिक्स आ गई है। ये मैट्रिक्स आ गई है ए प्लस बी। ये क्या मैट्रिक्स आ गई है बच्चों? ए प्लस बी। अब इसको किसके साथ ऐड करना है? इसको ऐड करना है सी के साथ। तो ए प्लस बी का सम हम कर रहे हैं सी में ऐड, और रिजल्ट क्या आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। -1 -1 -2 3 2 3 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 1 और 0 1 हो गया। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है। इसको आप तीनों को एक साथ ऐड करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये देखो बच्चों, हाँ वो इसलिए सही नहीं आया क्योंकि यहाँ होशियारी दिखा दी, और ये आएगा 1 एक्चुअली। अब 1 और 1 -1 हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास ये बन जाएगा 0। तो 2 प्लस -1 1 1 -1 0 3 0 3 6 4 0 2 6 0 1 0 1। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? अब इसको आप ए बी प्लस सी ऐड करेंगे सबसे पहले। तो बी प्लस सी कितना आएगा बच्चों? बी प्लस सी आएगा हमारे पास, ऐड करो बी और सी को, -1 -1 -2 0 और 3 3 0 2 2 1 0 1। अब इसमें हम ए ऐड करेंगे। तो देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये प्रॉपर्टी फॉलो करने के लिए अब -2 प्लस 2 0 3 प्लस 3 6 4 प्लस 2 6 0 प्लस 1 1। तो ये हमारे पास फाइनली वही रिजल्ट आ रहा है जो हमें चाहिए था। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि
ये तो था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा डेफिनेटली। अब वो कह रहा है कि ए प्लस बी जीरो हो गया तो बी प्लस ए भी जीरो ही होगा, और अगर ए प्लस बी प्लस ए क्योंकि कम्यूटेटिव होते हैं अगर मिल जाता है तो ए बी का एडिटिव इनवर्स या बी ए का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नंबर्स में एडिटिव प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी फॉलो की जाती है। कहने का मतलब अगर ए और बी को ऐड करने पर, दो मैट्रिक्स को ऐड करने पर, सेम ऑर्डर की दो मैट्रिक्स को ऐड करने पर अगर जीरो नल मैट्रिक्स आ जाए तो बी क्या होगा, माइनस टाइम्स ए। मुझे ये दिया गया कि बी प्लस ए जो मैट्रिक्स है वो है 2 1 3 2 4 6, ये मैट्रिक्स दी गई है और ये ऑर्डर है 3/2, तो डेफिनेट है कि बी का ऑर्डर भी 3/2 ही होगा बच्चों। और ये किसके बराबर दिया हुआ है, जीरो के बराबर दिया हुआ है। वो पूछ रहा है बी के एलिमेंट्स बता दो, 3/2 मैट्रिक्स बी के एलिमेंट क्या होंगे, 3/2 ऑर्डर की बी मैट्रिक्स के एलिमेंट जो होंगे वो होंगे मेरे पास में माइनस टाइम्स 2 1 3 2 4 6। अब क्योंकि स्केलर है ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तरीके से 1 माइनस नहीं है -1 है, ये मैं पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रिजल्ट बन जाएगा -2 -1 -3 -2 -4 -6 और आंसर आ जाएगा मेरा एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स दैट इज बी विच इज एडिटिव इनवर्स टू द ए। और इस तरीके से हम एडिशन इन द मैट्रिक्स स्टडी करते हैं। अब आ जाओ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। डेफिनेट है किसी मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि वो मैट्रिक्स खुद ही आ जाए, तो कुछ सिंपल सी सोचो कि x क्या होना चाहिए, x उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। मान लो अगर ये m n की मैट्रिक्स है तो जो x है वो भी m n मैट्रिक्स ही होगा, और क्योंकि ये m n मैट्रिक्स मतलब ये अनअफेक्टिव है, ये रिजल्ट अनअफेक्टिव है। a इक्वल टू a टाइप सिचुएशन बन रही है, वो तभी बनेगी जब x क्या हो बच्चों बताओ, जीरो हो सर, जीरो मैट्रिक्स हो। तो जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स हो, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। कैंसलेशन लॉ क्या होता है, अगर दो मतलब एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है मैट्रिक्स का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है a प्लस बी a प्लस सी के बराबर दिया हुआ है। अब क्योंकि दोनों तरफ सेम मैट्रिक्स है, मतलब a मैट्रिक्स सेम है, तो मैं इसका एडिटिव इनवर्स यानी कि -a ऐड कर दूंगा दोनों तरफ। अब मुझे पता है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो पहले मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगा और इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b प्लस जीरो इज इक्वल टू सी प्लस ज़ीरो। तो ये बन जाएगा b इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का किसी में भी एडिशन से कोई फर्क नहीं होता क्योंकि वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। चलो बहुत बढ़िया। जीरो मैट्रिक्स प्लेज द सेम रोल इन द मैट्रिक्स एज द नंबर जीरो प्लेज इन द नंबर सिस्टम। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आ गया? अगर ये सभी बच्चों को समझ में आ जाता है तो ये तो दे रहा लेट, अपन ने पहले ही मल्टीप्लाई करना सीख लिया कि किसी भी स्केलर को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं एग्जांपल की √3। हाँ एक चीज़ बच्चों जो मैं तुम्हें बता देता हूँ वो क्या है, वो ये है कि ये जो मैट्रिक्स की हम चर्चा कर रहे हैं इसमें जो हम AIJ या कुछ बोल रहे हैं एलिमेंट्स AIJ टाइप बोल रहे हैं, बोलो ये AIJ नेचर में कैसा होगा, ये नेचर में रियल या कॉम्प्लेक्स या कॉम्बिनेशन दोनों हो सकता है। या तो ये रियल भी हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स हो कुछ प्योरली रियल हो। वैसे भी रियल नंबर इज़ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात सभी बच्चों को अगर समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से रिज़ल्ट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आ जाओ, मैंने √3 ले लिया, √3 को मैं मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है √3, यहाँ लिखा हुआ है 2/√3, यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है 0, यहाँ लिखा हुआ है -5, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 0.6, यहाँ लिखा हुआ है 9 और यहाँ लिखा हुआ है -3। ये 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको मेरे को के स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। अब इस स्केलर से मल्टीप्लाई करने के लिए नेसेसरी नहीं है कि ऑर्डर स्क्वायर ही हो, बस
के जो होना चाहिए वो सभी में मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये √3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो √3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा √3 इंटू √3 3, ये बन जाएगा √3, 2/√3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, √3 आ गया हमारे पास में, ये आ गया 0, ये आ गया -5 √3, ये बन गया 2 √3, ये हो गया 0.6 √3, ये हो गया 9 √3 और ये आ गया -3 √3। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आया? एक चीज़ और ये भी समझ लो, वो क्या कि सिंपल सा लॉजिक ये कहता है कि अगर मान लो मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है ऑलरेडी, उसके अंदर इस तरीके से एलिमेंट दिए हुए हैं, माइनस का A11, -A22, सॉरी 12, -A13, -A21, -A22, -A23, -A31, -A32, -A33, ये दिया हुआ है। लेट सपोज ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है, तो यहाँ सभी में मेरे को एक कॉमन स्केलर जो है वो मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है, वो है -1। तो हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, कंडीशन अप्लाइड है, वो स्केलर हर एलिमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर वो एलिमेंट के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्या ये बात अंडरस्टूड है? यानी कि मैं इसको माइनस टाइम्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? दूसरा फंडामेंटल ये कहता है कि मान लो जैसे ना हो एलिमेंट सेम, जैसे कुछ इस तरीके से दिया हुआ हो 2 4 0 2 4 0 1 3 और 2 दिया हुआ हो, और मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लूँ, तो 2 कॉमन निकालूंगा तो 2 की जगह तो हो जाएगा 1, 4 की जगह हो जाएगा 2, 0 की जगह तो 0 ही रहेगा क्योंकि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, और 1 की जगह हो जाएगा 1/2, 1 की जगह बच्चों क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर है? 3 की जगह हो जाएगा 3/2, 2 की जगह हो जाएगा 1, और हमारी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखेगी हमें जब हम 2 कॉमन निकालेंगे स्केलर। क्लियर है बच्चों सभी को? अगर सभी को क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है इफ A एंड B आर 2 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, K be a scalar then K times A plus B इज इक्वल टू K टाइम्स A प्लस K टाइम्स B। क्या ये फंडामेंटल क्लियर है सभी को? ये ट्रेस में ऑलरेडी देख चुके हैं हम, आप चाहो तो ले भी सकते हो। आप एक काम करो, 2 मैट्रिक्स ले लो, 2 मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, 2 मैट्रिक्स हमने ले ली 2 3 1 2 0 1 2 -1, और हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि ये इसके बराबर ही होगी। K टाइम्स A मैट्रिक्स यानी 2 3 1 2 प्लस K टाइम्स 0 1 2 -1। चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं बच्चों ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐड करो, सबसे पहले ऐड करते हैं तो ये रिजल्ट किस में बनेगा, ये मैट्रिक्स आ गई, ये मैट्रिक्स कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 2 + 0 2 3 + 1 4 1 + 2 3 2 -1 1 इज इक्वल टू K टाइम्स, यानी कि ये हो गया हमारे पास में 2K 3K K 2K प्लस 0K यानी कि K 0, और ये आ गया K 2K माइनस K, ये रिजल्ट आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन गया 2K 4K 3K K, बन गया ना? देखो 2K और K 2K और 0 कितना हो गया, 2K हो गया, 3K और 1K कितना हो गया, 4K हो गया, K और 2K कितना हो गया, K और 2K हो गया हमारे पास में 3K, 2K माइनस K कितना हो गया, K हो गया। बच्चों क्या सेम नहीं आ रहा? सेम आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा ही करेगा, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल फॉलो करेगा बच्चों, बिल्कुल फॉलो करेगा। चलो, if K1 K2 are 2 scalars and A is a matrix then K1 plus K2 times A is K1A plus K2 A। अंडरस्टूड है? इसी को इसी तरीके से कर सकते हैं 2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके। if K1 K2 are 2 scalars then A is matrix then K1 K2 times A is K1 times K2A K2 times K1A। ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी टाइप कुछ फॉलो करवाने की कोशिश कर रहा है, रिजल्ट हमारे पास वही आएगा। तो हम आगे चलते हैं। हाँ, अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होगा? यही वो चीज़ है जो हमें मल्टी वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस में
हेल्प करेगी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होती है? लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, बी बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स p क्रॉस q। तो ये तभी मल्टीप्लाई होगी, दो मैट्रिक्स एक ऑर्डर लेके चल रही है m क्रॉस n और एक ऑर्डर लेके चल रही है हमारे पास में b जो मैट्रिक्स है वो ऑर्डर लेके चल रही है p क्रॉस q यानी कि pq। तो ये मल्टीप्लाई तभी होंगी जब हमारे पास में n यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a नंबर ऑफ रोज ऑफ p के बराबर हो। यानी का मतलब अब ये हो जाना चाहिए a m p इज इक्वल टू b p q। ये मैट्रिक्स नॉट इक्वल, हम बता रहे हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई तभी ही होंगी। समझ में आया? ये कब मल्टीप्लाई होगी कि जब एम पी और बी क्यू में ए का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। क्या ये फंडामेंटल समझ में आया? अदरवाइज नहीं होंगी, ये निकाला हुआ है बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन में हमारा नाम रख देते हैं ना कि ऐसे ही करना है, बेटा तेरा नाम यही है, डॉक्यूमेंट में यही चलेगा। अब वो धीरे धीरे बदलते हैं, वो हमारी फैसिलिटी है, बट इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि हमें आगे क्या है, मल्टी वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस, और लीनियर इक्वेशन हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। तो डेली लाइफ के पार्ट में मैट्रिक्स भी आ जाता है। बेटा मैट्रिक्स इतनी जगह पे अवेलेबल है, इवन जब हम इंजीनियरिंग के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, इवन आप ये चीज़ आप क्लास 12th के अंदर, क्लास 11th के अंदर जो मल्टी वेरिएबल इक्वेशंस बनती हैं उसमें भी मैट्रिक्स को यूज़ करके लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फटाफट निकाल सकते हो। 2/2 में हालांकि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि 2/2 तो वैसे ही सिंपल लीनियर इक्वेशंस होती है, यानी कि दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ। बट जब वेरिएबल 3 या 3 से ज़्यादा हो जाते हैं तब उस केस में मैं प्रीफर करूँगा, मैं बोलूँगा कि आप मैट्रिक्स ही यूज़ करें, उसी से आपके जल्दी सॉल्यूशंस लीनियर इक्वेशंस के मिलेंगे। तो एक्चुअली मैट्रिक्स कहाँ काम आती है? मैट्रिक्स काम आती है लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने के लिए। क्लियर है ये बात? और लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने हैं तो इसका मतलब वेरिएबल उसके कोफिशिएंट के साथ में एडजॉइन होगा, और एडजॉइन होगा तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इस रूल को जरूर फॉलो करें फिर उस केस में। तो ये समझ में आ गया। देन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी इज पॉसिबल ओनली इफ n is equal to b and matrices are said to be कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तभी वो कन्फर्म कहलाएगी मल्टीप्लिकेशन के लिए जब उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। क्लियर है चीज? ए बी इज पॉसिबल इफ एंड ओनली ऑफ कॉलम्स इन प्री फैक्टर, यानी कि अगर मैं ये मान लो ए इंटू बी कर रहा हूँ तो ए तो बोला जाएगा प्री मल्टीप्लिकेशन और बी बोला जाएगा पोस्ट फैक्टर मल्टीप्लिकेशन। समझ में आई क्या ये बात? क्लियर है चीज? तो नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ रोज ऑफ प्री फैक्टर। क्लियर है चीज? ए एम क्रॉस एन यानी कि एम बाई एन का जो मैट्रिक्स है मेरे पास में उसमें एलिमेंट ए आई जे और बी एन क्रॉस पी बी आई जे, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज एम क्रॉस पी। तो फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से, जो भी मैट्रिक्स आएगी, लेट सपोज कोई मैट्रिक्स आएगी ए बी, जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा? और सर उसका ऑर्डर हो जाएगा इसके तो नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज पी क्यू। मल्टीप्लाई होने के लिए इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए, बट ऑर्डर क्या बनेगा? इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या ये बात समझ में? पी क्यू नहीं लिखेंगे, पी क्यू नहीं लिखेंगे बच्चों, ये आएगा एम क्यू, यानी कि इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स का ऑर्डर ही इसका ऑर्डर बनने वाला है। चलो आ जाओ बच्चों आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है कि लेट सपोज यही एग्जांपल हमने ले लिया, अब ये एग्जांपल है 2/3 का और ये एग्जांपल है 3/4 का। इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है ना। तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं सिखाता हूँ तुम्हें मल्टीप्लिकेशन सिखाता हूँ बच्चों। मैं ये ले रहा है, एक मैट्रिक्स ले रहा है, ये मैट्रिक्स ले रहा है बच्चों A11 A12 A13 A21 A22 A23 और एक मैट्रिक्स ये ले रहा है हमारे पास में बच्चों B मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है B12 नहीं प्यारे बच्चों, ये है B11 B12 B13
B21, B22, B23 और बड़ा लेते हैं इसको, एक काम करते हैं थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं मैट्रिक्स को। तो ये हम लिख लेते हैं कुछ B31, B32, B33, हम 3/3 की ले लेते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2/3, यानी कि 2 रोज 3 कॉलम्स। इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 3। अब ये कन्फर्मेबल है क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है। बट A इंटू बी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि ये हो जाएगा 2/3 की मैट्रिक्स मिलने वाली है हमें। चेक कर लेते हैं। मुझे इस ए बी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट चाहिए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए क्या मतलब हो गया, किसी भी मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट का मतलब होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन। हाँ या ना, खुद ही देखो मैट्रिक्स अपने आप डिफाइन करेगी कि उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो मैं यहां लिख लेता हूं कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन होना जरूरी है, नहीं कि इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, A11 मल्टीप्लाई बाय B11, A12 विल बी मल्टीप्लाई बाय A12 विल बी मल्टीप्लाई बाय, ऐसे मैं हिंट के तौर पे दिखाता हूं कि मैं मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूं बच्चों। आई विल मल्टीप्लाई लाइक दिस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। और भी तरीके मल्टीप्लिकेशन के होते हैं, ऐसे भी मल्टीप्लाई होता है, इस तरीके से भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बट वो अपने को नहीं करना है। अपने को एक यूनिक मेथड ही फॉलो करना है जो हम थ्रू आउट उसी में फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से साथ मल्टीप्लाई किया तो A11 B11 के साथ हो गया, A12 B21 के साथ हो गया और A13 B31 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास में, इनके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। दिस इज द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है चीज। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, इसके बाद ये आ गया मेरा फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट 1 एलिमेंट, हाँ है ना। अब ये 1 एलिमेंट आ गया। अब मेरे को चाहिए 1 2 एलिमेंट। क्या चाहिए बच्चों, 1 2 एलिमेंट चाहिए। अगर मेरे को 1 2 एलिमेंट चाहिए तो 1 2 एलिमेंट का मतलब हो गया फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करूंगा मैं सेकंड कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 1 B12 1 2 B22 1 3 B32 और इनके बीच में लगा देंगे हम प्लस का साइन। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई। अब जरा ध्यान से देखना, मेरे को चाहिए थर्ड एलिमेंट। ये हो गया, बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया यार, हाँ थोड़ा छोटा लिखते हैं, नहीं तो जगह नहीं बचेगी, जगह नहीं बचेगी। A11 B11 A12 B21 A13 B31 लगा दो बीच में साइन प्लस का। अब आ जाओ फर्स्ट रो सेकंड, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया बच्चों, थोड़ा सा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का काम किया है। अब 1 1 को B12 से मल्टीप्लाई करेंगे, A11 B12 A212 B22 A13 B32, यस सर नो, लगा दो बीच में प्लस का साइन। तो ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया है। इसी तरीके से मैं लिख दूंगा A11 A12 A13 B31 नॉट 31, यह आएगा B13 13 B32 B33, ये थर्ड एलिमेंट आ गया है, यानी कि फर्स्ट थर्ड एलिमेंट आया समझ में। मल्टीप्लिकेशन करना सीख लो बच्चों। अभी मैं सिर्फ वेरिएबल फॉर्म में बता रहा हूँ, फिर इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी सीखेंगे। न्यूमेरिकल फॉर्म में सीखने के लिए अब आ जाओ, देखो ये पूरी फर्स्ट रो रेडी हो गई है, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये फर्स्ट रो रेडी हो चुकी है बच्चों हमारे पास।
चलो अब देखते हैं फर्स्ट रो का काम हो गया। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2-1 पोजीशन पे लाई करने वाला एलिमेंट। तो A21, A22, A23। अब ये A21 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? B11 के साथ, तो ये लिख दिया B11। A22 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? B21 के साथ, लिख दिया हमने। और A23 मल्टीप्लाई होगा B31 के साथ, तो ये कर दिया हमने मल्टीप्लाई और बीच में लगा दिया प्लस का साइन। अब मैं निकालूंगा सेकंड पोजीशन पे लाई करने वाला एलिमेंट, यानी कि सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में? A21, A22, A23। अब आ जाएगा B21, 1 2, B22, B23। एक मिनट बच्चों, समझ में आया? और ये लगा दिया बीच में प्लस का साइन। तो 2 1 2 2 2 3, 2 1 2 2 2 3, 1 2 2 2 3 2, 1 2 3 2 2 3 2, ये आ गया हमारे पास में। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, फिर से ये ले लेंगे, हम उठा लेंगे सेकंड, ये हो गया। अब आएगा हमारे पास में सेकंड रो का थर्ड कॉलम से इंटरसेक्शन पे मिलने वाला एलिमेंट, यानी कि सेकंड थर्ड एलिमेंट आएगा हमारे पास में A21, A22, A23। अब इसको थर्ड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि B13, B23, B33 और लगा दो बीच में प्लस का साइन। ये हमारी रेडी हो गई है। अब देखो कितनी रो, नंबर ऑफ रोज है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स है कितने हमारे पास में 3, तो ये 2/3 की मैट्रिक्स बन गई है बच्चों। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आया? अब आगे देखो, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन लेते हैं इसकी, और अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, जो हमने मल्टीप्लाई किया क्या वो सेम आ रहा है? देखो AB1 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ AB कितना आ रहा है? 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1। चेक करो, हमने जो निकाला था वो क्या सही निकाला था क्या? 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1। अब देखो 2 3 एलिमेंट, देखो इसका 2 3 एलिमेंट क्या दे रहा है? 2 3 एलिमेंट दे रहा है 2 1 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3। ये देख लो बच्चों, आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने का ये हमारा तरीका हो गया। जिसको हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इससे भी हटा देते हैं। सभी को आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नो नीड टू रिमेंबर दिस। मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका समझ में आ गया। तो अब एक मैं न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, और न्यूमेरिकल क्या है ज़रा ध्यान से देखना। 1 2 3 1, ये हमारा एक एलिमेंट, ये 2/2 की मैट्रिक्स हो गई हमारे पास। लेट्स सपोज इसको मल्टीप्लाई करना है 2/3 की मैट्रिक्स से, यानी कि 1 0 1 0 2 3 -1 4। हमें इससे मल्टीप्लाई करना है और ये मैट्रिक्स है 2/3। सबसे पहले तो मैं कंफर्म करूंगा क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि प्री फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रोज के बराबर है क्या? हाँ है सर, बहुत बढ़िया, समझदार हो तुम, शानदार। तो इसका मतलब ये अगर A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है, तो ये कुछ AB मैट्रिक्स आ रही होगी सर। तो इसका जो ऑर्डर बनने वाला है ये तो सेम होना चाहिए, ये इसका ऑर्डर बनेगा। तो 2/3 मैट्रिक्स बनेगी ये बच्चों। कैसी मैट्रिक्स बनेगी? 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो 2/3 की ये मैट्रिक्स हम देख लेते हैं क्या बनने वाली है। अब देखो क्या तरीका सिखाया था, मेरे को चाहिए A11। A11 का मतलब A का फर्स्ट रो और B का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर लो। अगर ऐसा है तो मैं इसको लिखूंगा 1 × 1 प्लस 2 × 3। बोलो समझे कि नहीं समझे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, अभी सिखाया था। तो रिजल्ट क्या बन गया? 1 + 6, दैट इज कमिंग आउट टू बी 7। बहुत बढ़िया, शानदार। अब मुझे चाहिए सर फर्स्ट टू एलिमेंट यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये हो जाएगा सर हमारे पास में 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से
2 मल्टीप्लाई होगा -1 से। अब चेक कर लेते हैं क्या ये रिजल्ट आ रहा है क्या। 1 इंटू 0 2 इंटू -1, तो रिजल्ट विल बी वॉट 0 प्लस -2 यानी कि -2 विल बी दी आंसर। इसी तरीके से हम निकालेंगे A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तक जाएगा। देख लो कौन इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो क्या क्या आएंगे। अभी भी एब्रीविएट करके हम लिख सकते हैं A11 आएगा, क्योंकि 2/3 है तो A11 12 13 तक तो जाएगा ही ना, थर्ड कॉलम तो आएगा ही आएगा। ऐसे ही ए भी लिख देते हैं, ए भी लिखना भूल गया मैं। ए भी आएगा 21, ए भी आएगा 21, ए भी आएगा 22, ए भी आएगा 23। समझे कि नहीं समझे? तो अभी हमने 1 2 तक निकाल लिया। आ जाओ बच्चों 1 3 निकालते हैं। 1 3 यानी कि 1 2 को मल्टीप्लाई करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ रहा है रिजल्ट 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, तो रिजल्ट इज कमिंग आउट टू बी 10। 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10 हो गया। अब आ जाते हैं सर, ये ए भी लिखा था गायब हो गया क्या, ये लो समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट इसी तरीके से हम AB21 AB22 AB23 भी निकाल सकते हैं बच्चों, ये भी निकाल सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 3 3, 3 और 3 हो गया बच्चों 6, बहुत बढ़िया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 3 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 आ गया। अब इसी तरीके से 3 इंटू 2 6 और 1 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों 4, तो ये रिजल्ट आ गया 10। क्या मेरी मैट्रिक्स रेडी है? हाँ सर मेरी मैट्रिक्स रेडी है। मेरी मैट्रिक्स में दो रोज आएंगी, तो सबसे पहले लिखते हैं 7, फिर -2, फिर 10, और अब आ गया है मेरे पास में 6 -1 और 10। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को क्लियर है? आई होप ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। यहाँ तक सभी को अंडरस्टूड होगा तो हम आगे बढ़ते हैं और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद देखते हैं कि क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वगैरह दे रखी है। बिल्कुल दे रखी है, तो हम खुद ही इसे इवॉल्व कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं होता ए बी का जो ए इंटू बी इंटू ए के बराबर क्यों नहीं होता, उसका रीज़न समझाता हूँ। ये देखो पहले, ये है ए और ये है बी, करेक्ट। या मैं नया एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट अस सपोज मेरे पास में ए है 0 1 2 0 और बी है मेरे पास में 1 2। नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज तो डेफिनेट आएगी 2 3 1 4 2 6 5, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, लिख सकते हैं ऐसे। इसका ऑर्डर क्या हो गया बच्चों? इसका ऑर्डर हो गया मेरे पास 2/2 और इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/4। क्या ए बी पॉसिबल है? चेक करते हैं। इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इनके नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल है। यानी कि ए बी जो आएगा ए इंटू बी इज पॉसिबल, ए इंटू बी इज पॉसिबल, ए इंटू बी पॉसिबल है। और जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट क्या बनेगा? वो बनेगा 2/4 मैट्रिक्स। क्या ये फंडामेंटल सभी को समझ में आया? बट क्या बी ए चेक कर लेता हूँ पॉसिबल है क्या। बी ए का मतलब हो गया, अगर मैं बी के अंदर देखूं, यानी कि बी इंटू ए करना चाह रहा हूं मैं, बी इंटू ए करना चाह रहा हूं मैं, और वो है 2 1 2 5। समझना इस बात को, 2 1 2 5 ये मैट्रिक्स है मेरे पास में 2/4 की, और इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ 0 1 2 0 के साथ। अब देखो हमारा जो कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था वो क्या था कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के साथ बराबर होने चाहिए। क्या है? इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इनवैलिड। इसलिए ये बोला जाता है कि a इंटू बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल बी इंटू ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता।
इवन स्क्वायर में भी नहीं करता है। स्क्वायर में क्यों नहीं करता है वो भी देख लेते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ए इंटू बी, बी इंटू ए के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा, हो जाए तो वो एक इंसिडेंस है। हियर बोथ ए बी एग्जिस्ट एंड ऑल्सो दे आर ऑफ द सेम टाइप बट ए बी इज नॉट बी ए। ये तो पहली कंडीशन थी, चलो मान लो अपन का अपना बी इंटू ए भी पॉसिबल हो गया, बट बी इंटू ए अगर पॉसिबल हो भी गया तब भी ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा। सर कैसे, एक एग्जांपल बता दीजिए। हम ले लेते हैं ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 0 और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 -1 एंड 2 4। ये दो मैट्रिक्स ले ली मैंने, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 2/2 ही आएगा। यानी कि ए बी जो मेरा मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। देखो फर्स्ट एलिमेंट ए बी 1 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4, करेक्ट। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम ए टू बी। 1 2 मल्टीप्लाई होगा -1 4 से, तो 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 4 8। क्या ये बात सभी को समझ में आई? अब 3 इंटू 1 3 और 0 इंटू 2 0, 3 इंटू -1 -3, 0 इंटू 4 4 0। तो ये रिजल्ट हमारे पास में कितना आ गया? ये रिजल्ट आ गया 5 7 3 -3। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? अंडरस्टूड है क्या? अब यहाँ ए मैं दोबारा लिख देता हूँ और बताता हूँ कि तुमको इसका ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हो गया 1 2 3 0। चेक करते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है क्या। तो बी ए कितना आ रहा है हमारे पास में, बी ए चेक कर लेते हैं। देखो बी ए 1 इंटू 1 -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 1 1, यानी कि बी ए का फर्स्ट एलिमेंट 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 0 0। बताओ क्या आ रहा है आंसर? आ रहा है हमारे पास में माइनस का 2 2 14 और 4। इज इट कमिंग सेम? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप इसको वेरिएबल फॉर्म में भी लेके वेरीफाई कर सकते थे, ये आंसर सेम आता। क्या ये बात सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आती है? अगर ये पहले तो मैं इसकी बात करता हूँ, ए इंटू बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना, नॉन जीरो मैट्रिक्स है और उनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तब ए और बी क्या कहलाएंगे? डिवाइजर्स ऑफ जीरो। ठीक है, जीरो के डिवाइजर्स टर्म है समझने के लिए। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू बी बी इंटू ए के बराबर आ गया, तो ये कम्यूटेटिव ए बी कहलाएंगी। ए और बी क्या कहलाएंगी? कम्यूटेटिव। हमेशा नहीं होगा, अगर आ जाता है तो। और अगर ए बी माइनस बी ए के बराबर आ जाए तो ये कहलाएंगी एंटी कम्यूटेट। ठीक है, वैसे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं हो गई, अगर फॉलो हो गई तो ए बी बी ए के बराबर हो गया तो ए और बी कहलाएंगे मैट्रिक्स कम्यूट मैट्रिक्स। और अगर ए बी माइनस बी ए के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? चलो आगे चलते हैं बच्चों और आगे देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, बिल्कुल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है। उसके लिए अब तुम बोलोगे सर एक एग्जांपल बता दो, ये तो बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव का भी एग्जांपल बताओ। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं एसोसिएटिव का एग्जांपल बता देता हूँ। ए बी सी हम तीन मैट्रिक्स ले लेते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ ए मैट्रिक्स 1 2 -1 3, बी ले लेते हैं हम 2 -1 3 2, और सी ले लेते हैं हम 1 0 4 2 1 या 1 0 2 0 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो कह रहा है कि पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करके देखते हैं सर। पहले ए बी निकालते हैं, ए बी निकालते हैं और बी सी निकालते हैं। तो बी सी निकालना है तो ये रहा बी सी आ जाएगा, और ए बी हम निकाल ही रहे हैं तो ए बी का फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? ए बी का 1 1 एलिमेंट 1 इंटू 2 2 इंटू 3 1 इंटू -1 2 इंटू 2 और
फिर आता है हमारे पास -1 इंटू 2, यानी कि अब लेंगे 2 1 एलिमेंट। ए बी का 2 1 एलिमेंट क्या होगा, -2 9 माइनस प्लस 1 6। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब ये ए बी आ गया हमारे पास। ए बी की रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ रही है वो देख लेते हैं। 2 और 6 8 -1 4 3 7 7। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बी सी हमारे पास में कितना आ रहा है। चेक करो बी सी मैट्रिक्स कितनी आ रही है। 2 इंटू माइनस 2 इंटू 1 1 2 -1 इंटू 2 -2 2 इंटू 0 0 0 3 4 0 0। अंडरस्टूड है? तो हमारे पास बी सी मैट्रिक्स जो बन के आ गई वो आ गई हमारे पास में 0 0 0 और 7। अब देखो ए बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, सी के साथ, यानी कि इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। दिस मैट्रिक्स इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स। तब हमारे पास में ए बी का प्रोडक्ट सी के साथ आएगा और रिजल्ट क्या आएगा वो भी चेक कर लेते हैं। 8 इंटू 1 8 3 इंटू 2 6 8 इंटू 0 0 3 इंटू 0 0 7 इंटू 1 7 2 7 जा 14 0 प्लस 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स रिजल्ट लेके आ रही है वो आ रही है 14 0 21 0। क्लियर है बच्चों? अब इस बी सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए के साथ, तो ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा ए। अच्छा ये प्री मल्टीप्लिकेशन है, ये पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है, ये बात ध्यान रखना। अब इस प्री मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, यानी कि ए को पहले मल्टीप्लाई करना है बी सी के साथ। तो ए यानी कि ए के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे बी सी के एलिमेंट्स के साथ। 1 इंटू 1 और 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 1 1 इंटू 0 0 2 इंटू 7 14 1 इंटू 0 0 0 -1 इंटू 0 0 3 इंटू 7 21 और ये आएगा 0 0। तो हमें जो रिज़ल्ट मिल रहा है, आप इसको वेरिएबल लेके भी कर सकते थे, वो आ रहा है 14 0 21 0 एंड बोथ आर कमिंग सेम। बोथ रिजल्ट्स आर कमिंग सेम। बोथ रिजल्ट्स आर कमिंग सेम। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? इस तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो की जा रही है। वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी क्या सर इसी तरीके से फॉलो होगी? हाँ बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो होने वाली है। और वो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा ज़रा चेक कर लेते हैं। अच्छा वो कह रहा है कि ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, ए प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस बी सी के बराबर होगा ही होगा। आप कोई भी एक मैट्रिक्स का एग्जांपल ले सकते हैं और उससे ये रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो यही मैट्रिक्स ले लेते हैं, यही मैट्रिक्स ले लेते हैं बच्चों। तो ये हो गया मेरे पास में मल्टीप्लाई क्या करना है, 1 2 को मल्टीप्लाई करना है, -1 3 1 2 -1 3 वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी के साथ। तो बी प्लस सी कर लेते हैं पहले। तो 2 + 1 3 -1 + 0 -1 3 + 2 5 और 2 + 0 कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बच्चों, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मैट्रिक्स क्या बन के सामने आ रही है वो चेक कर लेते हैं। 1 इंटू 3 हो गया 3, 2 इंटू 5 हो गया 10, 1 इंटू -1 हो गया -1, 2 इंटू 4 हो गया 1 इंटू -1 हो गया -1, 2 इंटू 2 हो गया प्लस का 4, -1 इंटू 3 हो गया -3, 3 इंटू 5 हो गया 15, -1 प्लस 1 3 इंटू 2 हो गया 6। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास में कितनी आ रही है बच्चों? रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही है हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 13 3 12 7। क्लियर है? अब मुझे ये प्रॉपर्टी चेक करनी है कि ए बी प्लस ए सी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन प्री पोस्ट दोनों हो सकता है। तो मैं आपको ये वाला एग्जांपल वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, तुम्हें कहानी इसकी समझ में अपने आप आ जाएगी। तो अब वो कह रहा है ए इंटू बी, वेयर इज माई ए इंटू बी, 8 3 7 7। ये आ गया आपके पास में ए, ये आ गया आपके पास में ए इंटू बी प्लस सी का रिजल्ट। करेक्ट है? तो अब ए बी प्लस ए सी चेक कर लेता हूँ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो व्हाट इज ए बी? ए बी हमने निकाल लिया था 8 3
7 7 और व्हाट इज ए सी, ए को सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, 3 इंटू 2 6, -1 इंटू 0 0 प्लस 0 हम यहाँ लिख सकते हैं, और ये आ गई है हमारे पास मैट्रिक्स ए सी, करेक्ट। अब ये यहाँ रिजल्ट लिख देते हैं, रिजल्ट आ गया है 5 0 5 0। इन दोनों को ऐड करना है, कर दो बच्चों ऐड, झटाझट फटाफट लगे हाथ हो जाएगा ऐड। 13 3, चेक करो 13 3 आ रहा है क्या, और ये आ रहा है 7 5 12, और ये 7 + 0 7। मेरे दोनों आंसर मैच कर रहे हैं बच्चों, देखो ये सभी को दिखाई दे रहा होगा, बजाओ ताली, हो गया आंसर फाइनल। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सॉरी। समझ में आया सभी बच्चों को? क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? आई होप अब तक जो चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई होगी वो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो बच्चों, आज इतना ही। आज जितना भी आपको पढ़ाया गया है उस सबको रिवाइज करिएगा। कॉन्सेप्ट जो अगर आपको नहीं क्लियर हुए हों तो उसे रिवाइंड करके वापस देखिएगा, प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस जो आपको समझाए गए हैं उन क्वेश्चंस को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और जितना उसको लर्न करेंगे, यू विल गेट द बेटर कॉन्सेप्ट, बेटर क्लैरिटी ओवर देयर। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले कॉन्सेप्ट में फिर आएंगे अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों।